हमारे सेकंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स रह गए थे। हमने कंटिन्यूअस बेसिस पढ़ना शुरू किया था। कंटिन्यूअस बेसिस में हमने देखा था कि कैट स्टेट को कॉलम मैट्रिक्स और ब्रा स्टेट को उसके हर्मिशियन कॉन्जुगेट यानी रो मैट्रिक्स से जाहिर कर सकते हैं, और ऑपरेटर अगेन वही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, काउंटेबल नहीं है, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट लेते थे जो इसका कोफिशिएंट कंपोनेंट होता था, और ये हमारा एक्चुअली वेव फंक्शन होता था। और पोजीशन बेसिस में हम वेव फंक्शन को ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आर जो कि बेसिस है विद साई है, जिसको हम साई ऑफ आर करते थे, ये हमारा वेव फंक्शन इन पोजीशन बेसिस है। बिल्कुल इसी तरह हमारा वेव फंक्शन इन मोमेंटम बेसिस जो था वो पी ऑफ साई होता था, इसको साई ऑफ पी ब्रैकेट में करके हम लिखते थे। अब इसके बाद हमने ये कनेक्शन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन पढ़ना शुरू किया था। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सा है ना, ये पोजीशन बेसिस में हमारा जो वेव फंक्शन है वो आर और साई की स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने अपना आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर दी है मोमेंटम बेसिस की। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये साई ऑफ पी है, और ये जो स्केलर प्रोडक्ट बनेगी आर और पी की, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन या आपको याद है एक तरह का यूनिटरी ऑपरेटर भी होता था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब साई ऑफ पी पे एक्ट करती है तो ये इसे साई ऑफ आर बना देती है। और इसी तरह अगर हम अदर वे राउंड करना चाहें कि साई ऑफ पी हमारे पास है, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ साई ऑफ आर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये पी आर की स्केलर प्रोडक्ट यानी मोमेंटम और पोजीशन बेसिस की स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लिसिट फॉर्म फाइंड करनी है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म के लिए आप ये देखिए राइट साइड पे हमारा फंक्शन ऑफ आर है और लेफ्ट साइड पे फंक्शन ऑफ पी है। तो ये जैसे एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, और यही काम हम जो सा था वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी करते होते थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको याद है, यहाँ पे अगर इस तरफ पी का फंक्शन है, इस तरफ आर का फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट करते थे, पी के लिहाज से हम इंटीग्रेट कर लेते थे, और ये इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। तो अगर इसको पिछले इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो ये जो चीज़ है और ये कांस्टेंट हमारे साथ लगा के ये हमारी ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम बेसिस के इक्वल हो जाता है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है ना, वो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल है। आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर दिया है, और जो इसका स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन आर वेयर मोमेंटम इज पी। या इसको अगर आप अदर किसी और इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विद मोमेंटम पी इन रीजन आर। तो दोनों इक्वलेंट होंगे क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों रिजल्ट इक्वलेंट हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमारा वेव फंक्शन आर बेसिस में नॉर्मलाइज्ड है तो वो पी बेसिस में भी नॉर्मलाइज्ड होगा, ये इसका प्रूफ है। और फिर उसके बाद हमारा है मोमेंटम ऑपरेटर को हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे। ये चीज़ हमने लेवाई की बुक में भी की थी उसमें, लेकिन आप लोगों ने सिंपल इंटीग्रल को ही जो है ना, इंटीग्रल और आई थिंक फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ किया था। लेकिन इसमें हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले से ही मौजूद है जो कि आर पी की फॉर्म में होगी, इसको हम ले आएंगे। तो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर ये कैट स्टेट पे एक्ट कर रहा है, और इसको हम पोजीशन बेसिस में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये पोजीशन बेसिस के साथ इसकी स्केलर प्रोडक्ट ले लिया। आपको पता है पी जब साई पे एक्ट करेगा तो यूँ समझ लें कि एक नया फंक्शन साई प्राइम आ जाता है। इसको कैट साई प्राइम करके मैं लिख सकती हूँ। तो कैट साई प्राइम की हमने कैट साई प्राइम को आर बेसिस में फाइंड करना है। तो अगेन हमें पता है मोमेंटम ऑपरेटर जौन सा है वो जब मोमेंटम के आइगन फंक्शंस पे एक्ट करेगा तो वो मोमेंटम की आइगन वैल्यू दे देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी जौन से ना मोमेंटम की आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा दी इस जगह पे ना। ये देखें, ये आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कराइए तो इसका इंटीग्रल और d3p भी साथ में है। और ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमारा वेव फंक्शन साई पी हो जाएगा, और ये जो पी ऑपरेटर पी पे एक्ट करेगा तो पी की आइगन वैल्यू दे देगा।
ऑपरेटर खत्म हो गया, आइगन वैल्यू आ गई, और पीछे जो चीज़ रह जाती है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी है, जो कि हमारा ये फंक्शन है। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और ये पी की साई के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तो साई ऑफ पी है। ये देखिए, अगर जिस फंक्शन से हमने ओरिजिनली शुरू किया था, जो हमारा ये साई ऑफ पी और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, ऐसे लगता है कि इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो पोजीशन के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये इसी इसी चीज़ पे डिफरेंशिएशन होगी, और हमारा जो वेरिएबल आएगा वो पी है। बाकी आयोटा और एज कट कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और यही चीज़ अब हम आगे लिखते हैं। तो ये जो हम अपनी स्केलर प्रोडक्ट को लिख रहे थे, या मोमेंटम ऑपरेटर को पोजीशन बेसिस में लिख रहे थे, तो ये एक्चुअली डिफरेंशियल ऑपरेटर के इक्वल है। ये जो हमारा फंक्शन था उसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास वही पी और ये फंक्शन फिर से आ जाते हैं। लेकिन ये तो हमारा ये इंटीग्रल d3p और ये सारी चीज़ें मिलके ये तो आइडेंटिटी इन सॉरी, इसको पहले मैं ना इन कैट एंड ब्रा स्टेट्स लिख दूँ। तो कैट एंड ब्रा स्टेट में लिखा तो ये साई ऑफ पी जो है वो ये होगा, और ये वाली चीज़ जो सी है ये तो आर का स्केलर प्रोडक्ट है पी के साथ। तो ये जो इन बिटवीन जो चीज़ हमारे पास आ गई है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है इन मोमेंटम बेसिस। तो मैं आइडेंटिटी की जगह पे हम आइडेंटिटी लिख देंगे, तो पीछे हमारे पास ये आर और साई की स्केलर प्रोडक्ट बच जाती है। तो यानी ये हमारा सिस्टम जो सा था एक्ट कर रहा था, सॉरी मोमेंटम एक्ट कर रहा था साई पे, तो वो डेल के इक्विवेलेंट आ गया, और पीछे हमारे पास साई एज इट इज़ आ गया। तो इन समरी हमारा मोमेंटम ऑपरेटर इन पोजीशन बेसिस जो है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसके साथ माइनस आयोटा एच कट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। कंपोनेंट की फॉर्म में आप यूँ लिख सकते हैं, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई एंड जी कंपोनेंट है। हमारा वेव फंक्शन यहाँ पे हमने सिर्फ आर पे डिपेंडेंट लिया था, लेकिन अगर आर के अलावा उसमें टाइम की डिपेंडेंस भी हो तो भी हमारा मोमेंटम ऑपरेटर उसके साथ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ही देगा। तो टाइम एज अ कांस्टेंट आप कंसीडर कर लेंगे मोमेंटम ऑपरेटर जो है, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। अब हम हैमिल्टोनियन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा हैमिल्टोनियन आपको याद है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम था, और काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर ओवर 2m होती थी। तो पी की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी माइनस आयोटा एच का डेल, और कंपोनेंट फॉर्म में ये हो गई। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम पोजीशन ऑपरेटर को मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में करें तो क्या होगा, ये हमारा पोजीशन ऑपरेटर है। मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, ये आयोटा एच कट और उसके साथ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम हो जाएगी। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट भी आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कम्यूटेशन रिलेशन है बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम। कम्यूटेशन रिलेशन जो थे, ये जो पहला वाला कम्यूटेशन रिलेशन है, ये हमने पहले भी किया था, लेकिन उस वक्त ये साई आर की बजाय कैट साई मैंने लिख के किया था। जब एक्स पी साई पे एक्ट करता है तो ये डिफरेंशिएशन साई की कर देता है, लेकिन जब पी एक्स साई पे एक्ट करता है तो दो टर्म्स आ जाती हैं, और ये दो टर्म्स u इंटू वी करके डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं। तो ये सेकंड टर्म ये कैंसिल हो जाती है, और पीछे हमारे पास जो है कम्यूटेटर जो है आयोटा एच कट बच जाता है। एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर आयोटा एच कट बचता है, वाई और पी वाई का भी आयोटा एच कट होगा, और जी पी जी का भी आयोटा एच कट होगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन लेंगे, जैसे एक्स का पी वाई के साथ या एक्स का पी जी के साथ एंड सो ऑन, ये अदर कम्बिनेशंस, वो जीरो आएगा। इन जनरल करके अगर हम कम्यूटेशन रिलेशन लिखें तो ये हमारी पोजीशन ऑपरेटर का जे कंपोनेंट है और मोमेंटम ऑपरेटर का के कंपोनेंट है। इनका कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा एच का टाइम्स डेल्टा जे के आता है। तो जे और के अगर सेम होंगे तो रिजल्ट आयोटा एच कट होगा, अगर डिफरेंट होगा तो रिजल्ट जीरो है। तो ये इन दोनों रिलेशन की समरी है। ऑफ कोर्स पोजीशन ऑपरेटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो आपस में कम्यूट करते हैं, और इसी तरह मोमेंटम ऑपरेटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी आपस में कम्यूट करते हैं।
उनकी आपस में आप जगह बदल दें, कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब को हम कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस भी कहते हैं। अगर आपके एक्स और पी एक्स में से किसी एक की हम n पावर ले लें तो ऐसे लगता है जैसे कि दूसरा ऑपरेटर उसके ऊपर एज अ डिफरेंशियल एक्ट कर रहा है। ये देखें x की पावर n है तो यहाँ पे n टाइम्स x की पावर n-1 आ गई और आयोटा h कट एज इट इज साथ में आ गया। और अगर p की पावर n ले लें तो वही अब जैसे p की डिफरेंशिएशन हो रही है। अगर आप दोनों की पावर n लें तो ये इस रिजल्ट और इस रिजल्ट का कम्बिनेशन होगा। ऑफ कोर्स वो इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगी। एक्स के रिजल्ट को ही हम जनरलाइज करते हैं। आपको पता है फंक्शंस जो से होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं एक्स की पावर्स के। तो अगर मोमेंटम ऑपरेटर किसी एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक्ट करेगा तो वो उसकी डिफरेंशिएशन देता है कम्यूटेशन रिलेशन में। और अगर 3 डायमेंशन में आप करें तो मोमेंटम ऑपरेटर का थ्री डायमेंशनल मोमेंटम ऑपरेटर और 3 डायमेंशनल आर का कोई फंक्शन जो सा होगा तो वहाँ पे हमारे पास डेल ऑफ एफ आर आ जाएगा। और ये हमारे कम्यूटेशन रिलेशन जो से हैं ये रिप्रेजेंटेशन से इंडिपेंडेंट है। चाहे आप इसको पोजीशन बेसिस में करें, मोमेंटम बेसिस में करें या विदाउट एनी बेसिस करें, सिंपल कैट ब्रा स्टेट्स ले लें तो आपके रिजल्ट्स यही आएंगे। लास्ट ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर है जो कि स्पेस में रिफ्लेक्शन कर देता है अबाउट द ओरिजिन। इसको हम इन्वर्जन या पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। पैरिटी को कर्ली पी से जाहिर करते हैं क्योंकि आपको पता है मोमेंटम भी पी से ही डिनोट होता है, तो इसलिए ये पैरिटी को कर्ली पी से जाहिर किया है। जब ये आर स्टेट पे लगता है जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है उसको माइनस आर कर देता है। तो ये कैट स्टेट पे एक्ट कर रहा था। जब ब्रा स्टेट पे एक्ट करेंगे तो पी की बजाय हम पी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेंगे और ये ब्रा आर पे एक्ट करेगा तो ये ब्रा माइनस आर दे देगा। और पोजीशन बेसिस में अगर जो हम इन जनरल इस फॉर्म में इसको ज़्यादा पढ़ते हैं कि पैरिटी ऑपरेटर साई ऑफ आर पे एक्ट करता है तो साई ऑफ माइनस आर दे देता है। साई जो पैरिटी है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिशियन की मैं डेफिनेशन आपको याद कराती जाऊँ कैट ब्रा स्टेट में कि अगर आपका ऑपरेटर आपकी ये कोई है फाई पे एक्ट कर रहा है, उसकी स्केलर प्रोडक्ट हम साई के साथ ले लें तो ये सेम होगा कि अगर आप फाई की स्केलर प्रोडक्ट ले लें ए साई के साथ तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। आपको याद है जब कोई ऑपरेटर कैट स्टेट के साथ होता है तो वो एज इट इज सैंडविच हो जाता है दोनों स्टेट्स के दरमियान। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ए इज सैंडविच बिटवीन ए साइड। लेकिन जब ब्रा स्टेट के साथ से वो आता है तो वो ए की बजाय ए डैगर आता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है ये है कि ए डैगर इज सैंडविच्ड बिटवीन फाई एंड साई। तो ये हमारी डेफिनेशन होती थी। तो हम इस वाली पार्ट से शुरू करते हैं। फाई ब्रा स्टेट है, फाई ये स्केलर प्रोडक्ट को इंटीग्रल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। कंटिन्यूस बेसिस में ये इंटीग्रल बन जाता है तो फाई ब्रा की जगह पे फाई स्टार आता है और ए ऑपरेटर की जगह पे हमारा पैरिटी ऑपरेटर आ गया, पी साई है। तो साई आर को इसने माइनस आर कर दिया। जो नेक्स्ट स्टेप है ना इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि ये आर को माइनस आर से इन्होंने रिप्लेस किया है तो उन्होंने कहा रिजल्ट सेम रहेगा। लेकिन आज शायद आपको कन्फ्यूजन हो तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम आर की बजाय आर प्राइम कर देते हैं। आर प्राइम तो आर प्राइम की जगह पे अगर मैं माइनस आर कर दूं तो क्या होगा मेरे रिजल्ट को, ये 5 स्टार माइनस आर हो जाएगा, ये साई ऑफ आर हो जाएगा, D3 के साथ भी एक माइनस आर आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी ना वो भी अपोजिट हो जाएंगी। तो वो लिमिट्स को वापस ओरिजिनल पे लाने पे ये जो D3 आर से माइनस आया ना वो वापस उसको ओरिजिन पे पुट बैक कर देगा। तो ये रिजल्ट और ये पहला और जो तीसरा है ये सेम लिमिट के साथ इंटीग्रेशन है। पहले यहाँ पे जो थी 5 स्टार आर और साई ऑफ माइनस आर था, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार माइनस आर और साई आर हो गया। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका पैरिटी जोन्स है वो फाई पे एक्ट कर रहा था। तो यही हमारी हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन थी कि अगर वो इस एलिमेंट पे एक्ट करे या ये जो दूसरा स्केलर प्रोडक्ट वाला हर्मिशियन कॉन्जुगेट है उसका उस पे एक्ट करे, दोनों का रिजल्ट सेम आता था। दूसरी चीज़ है कि हमारा पैरिटी ऑपरेटर जब 2 दफ़ा किसी स्टेट पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, एक दफ़ा एक्ट करने से इसने आर को माइनस आर किया,
दूसरी दफ़ा एक्ट किया तो फिर से माइनस आर को आर कर दिया। तो ये इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आइडेंटिटी है, क्योंकि साई को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पी स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, या आप यूँ कह सकते हैं कि पी इज़ इक्वल टू पी इनवर्स है। और पी इज़ इक्वल टू पी इनवर्स होने की वजह से हमारे पास क्या आ गया कि पी तो पी डैगर के भी इक्वल है, तो पी डैगर इज़ इक्वल टू पी इनवर्स, या पी डैगर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यही डेफिनेशन तो हमारे यूनिटरी ऑपरेटर की भी होती थी, यू डैगर यू इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें पैरिटी की फॉर्म में एक यूनिटरी ऑपरेटर मिल गया। यूनिटरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये हमारे जो है ना बेसिस को ट्रांसफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम ऐसी बेसिस में जा सकते हैं जिसमें हमारे ऑपरेटर्स डायगोनलाइज हों और आइगन वैल्यू फाइंड करनी आसान हो। स्केलर प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड को भी प्रिजर्व रखते हैं। पी स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्ड करेगी, तो आइडेंटिटी में डायगोनल पे 1 होता है। तो अगर p की मैं आइगन वैल्यू लूँगी तो वो +1 या -1 हो सकती है। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आइडेंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वो +1 -1 आ जाएंगे। जब आइगन वैल्यू किसी ऑपरेटर की सॉरी पैरिटी ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करे और उसकी आइगन वैल्यू +1 आए, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, और इसको इन्होंने साई प्लस से डिनोट किया है। और जब किसी फंक्शन की आइगन वैल्यू -1 आए, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, और इसको साई माइनस से डिनोट किया है। और ये देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट शो करता है कि साई प्लस और साई माइनस जो से ऑर्थोगोनल है। ये इनकी स्केलर प्रोडक्ट इन्होंने लिखी है। अगेन वो फैक्ट यूज़ किया कि -r को r से रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव नहीं थे। तो ये तो a इज इक्वल टू -a की तरह का रिजल्ट है, तो वो नंबर जो कि अपने ही इन्वर्स के इक्वल है वो 0 है। तो इसका मतलब है ये वाली स्केलर प्रोडक्ट 0 है, या साई प्लस साई माइनस ऑर्थोगोनल है। और ये स्टेट्स जो ये फॉर्म कंप्लीट सेट। और यूँ हमें अपने जो से है ना वो आइगन फंक्शंस ढूंढने का एक आसान तरीका मिल गया। अगर हमारे सिस्टम का वेव फंक्शन साई आ रहा है, तो उसके हम यानी अगर साई आर खुद उसकी कोई पैरिटी नहीं है, तो साई आर और साई माइनस आर के कम्बिनेशन से हम इवन और ऑड पैरिटी के फंक्शन बना सकते हैं। साई आर और माइनस आर को ऐड करें तो इवन पैरिटी फंक्शन बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो ऑड पैरिटी फंक्शन बन जाएगा। तो ये इवन ऑड फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है कि ये पैरिटी के आइगन फंक्शन है, और आगे आप देखेंगे कि जो पैरिटी के आइगन फंक्शन होते हैं उससे कमी जो इवन हर्मिशियन फंक्शन होता है वो उसके भी आइगन फंक्शन होंगे, और यूं हमें किसी इवन हर्मिशियन फंक्शन के आइगन फंक्शन ढूंढना आसान हो जाता है। क्योंकि पी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो इसको अगर हम n टाइम्स अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पैरिटी को या आइडेंटिटी को अप्लाई किया। अगर n नंबर ऑड होगा तो पैरिटी अप्लाई होगी, और अगर n नंबर इवन होगा तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ना वो अप्लाई कर दें, बजाय इसके कि आप पैरिटी को सो मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें। पैरिटी क्योंकि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको पता है कि ये स्टेट्स के साथ साथ ऑपरेटर्स को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं। जो हमारी ऑपरेटर्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती थी ऑपरेटर्स के लिए, यू है यू डैगर इज इक्वल टू ए प्राइम। लेकिन जब पैरिटी जो सा है उसका तो यू डैगर इज इक्वल टू यू है, तो इसलिए ये पी इज इक्वल टू ए आ सकता है, या पी इज इक्वल टू माइनस बी आ सकता है। तो आप देखें ए प्राइम की जगह पे ए ही आया है, और बी प्राइम की जगह पे माइनस बी आ गया है। तो अगर पैरिटी ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे एक्ट करे तो वही ऑपरेटर वापस आए, तो ऐसे ऑपरेटर को हम इवन ऑपरेटर कहते हैं, और अगर माइनस टाइम्स ऑपरेटर आ जाए तो इसको हम ऑड ऑपरेटर्स कहते हैं। इवन ऑपरेटर पैरिटी के साथ कम्यूट करेगा, और ऑड ऑपरेटर एंटी कम्यूट करेगा। और अगर इवन ऑपरेटर हर्मिशियन है और उसकी नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू, नॉन डीजेनरेट का मतलब है कि आइगन वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, स्पेक्ट्रम जो है ना आइगन वैल्यू का उसमें कोई भी नंबर दोबारा से नहीं आ रहा, हर आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू है, तो फिर इस हर्मिशियन ऑपरेटर के और पैरिटी के
आइगन फंक्शन सेम होंगे। और पैरिटी के आइगन फंक्शन आपको पता है ना बनाना कितना आसान है, साई आर और साई माइनस आर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम आपके आइगन फंक्शन बन गए। लेकिन अगर आपका जो ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यूज डीजेनरेट हैं, डीजेनरेट का मतलब क्या कि किसी दो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू सेम है, जैसे हमारे हाइड्रोजन एटम का था, उसके एनर्जी लेवल 1 पे 2 स्टेट्स होती थी। उस केस में लाजमी नहीं कि आपको डेफिनेट पैरिटी मिले, तो डेफिनेट पैरिटी नहीं मिलेगी तो पैरिटी के आइगन वेक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो यानी इस तरह फिर हमें आइगन फंक्शंस ढूंढना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। पैरिटी ऑपरेटर जो सा है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पोजीशन के साथ एंटी कम्यूट करता है और मोमेंटम के साथ भी एंटी कम्यूट करता है। तो यानी पैरिटी ऑपरेटर ये पोजीशन पे एक्ट किया तो माइनस आर आ गया, और मोमेंटम पे एक्ट किया तो माइनस पी आ गया। और ये पी आर जब एक्ट किया तो आइगन वैल्यू आर आई है, जब लेकिन आर पी एक्ट किया तो आइगन वैल्यू माइनस आर आई है। अगर कोई ए की पावर एन है तो वो अंडर पैरिटी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ए की पावर एन ही होगी। ये इवन फंक्शन के लिए है। और ऑड फंक्शन का क्या होगा कि उसके साथ -1 की पावर एन आ जाएगी। और हमारे इन जनरल जो फंक्शन है वो क्योंकि कम्बिनेशन होते हैं ए की पावर एन का, तो हम इस तरह इन दोनों की मदद से जो सी है ना कोई से भी फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन अंडर पैरिटी भी लिख सकते हैं। अब हम एक तरह से समरी पढ़ेंगे। हमने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं ना, मैट्रिक्स एंड वेव मैकेनिक्स हमने पढ़ी है, लेकिन दोनों का मकसद क्या था कि हम हमारा सिस्टम है जिसको हम स्टेट साई से रिप्रेजेंट करते थे, उस पर हैमिल्टोनियन एक्ट करता था तो उसकी एनर्जी की आइगन वैल्यूज हमें मिलती थी और स्टेट वापस आ जाती थी। हमने एनर्जी फाइंड करनी होती थी और स्टेट फाइंड करनी होती थी। हमने देखा कि अगर हम डिस्क्रीट बेसिस में काम करें तो हमारे पास मैट्रिसेस आते थे, और कंटिन्यूस बेसिस में काम करते थे तो हमारे पास वेव फंक्शन आता था। और डिस्क्रीट बेसिस में जो काम किया वो हाइजेनबर्ग ने काम किया। उस क्वांटम मैकेनिक्स को हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं। और ये 1925 में इसने दिया था ये सोल्यूशन। और जो वेव मैकेनिक्स है वो श्रोडिंगर ने दी थी 1926 में। ऑफ कोर्स उसका कंटिन्यूस बेसिस के साथ जो रिलेशन था वो बाद में डिस्कवर किया गया था। मैट्रिक्स मैकेनिक्स में जो है हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि हर स्टेट को कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैट स्टेट को, और ब्रा स्टेट को रो से। और ऑपरेटर्स आपके स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, तो ये जो आइगन वाली इक्वेशन है वो इस तरह की इक्वेशन देती है। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस फॉर्म में काम कर रहे हैं तो आपको याद होगा आपने मैट्रिसेस को डायगोनलाइज करना सीखा था, जिसमें ये वाले एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते थे और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बच जाते थे जो कि एनर्जी की हमें वैल्यूज देते हैं। और ये एनर्जी आप देख सकते हैं एन वैल्यूज हैं। तो ये एनर्जी E1 E2 E3 अप टू ई कैपिटल एन जो है, इसको हम इस कम्बिनेशन को या इस सेट को हम एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिस्टम कहते हैं। और उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं 5 1 5 2 5 n होते हैं। ये एनर्जीज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना हमारा मकसद होता है। इसकी इंटरप्रिटेशन जो थी हाइजेनबर्ग ने यूँ की कि इसने कहा ये जो एलिमेंट्स है ना हमारे हैमिल्टोनियन का, ये H12 या H21 इसी तरह का, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल 1 2 बता रहे हैं। ये कोरस्पॉन्डेंस उसने अपने बोहर का जो रिलेशन था ना वो उससे ढूंढी थी। बोहर का रिलेशन आपको पता है ना, उसने पहले एनर्जी लेवल फाइंड किया और फिर उसने डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स दिए था। डिफरेंस हम क्यों मेजर करना चाहते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ हमारे पास आती है वो ट्रांजिशन होती है कि एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एनर्जी लेवल में आता है तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एज अ फोटोन एमिट होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होती है। तो ये VMN हमें फ्रीक्वेंसी देती थी एनर्जी लेवल M और N के दरमियान। और तो यानी ये रिलेशन जो सा है उसका फिजिक्स के साथ हो जाता है। अब क्योंकि हाइजेनबर्ग ने मैट्रिसेस यूज़ किए थे तो मैट्रिसेस आपको पता है आपस में कम्यूट नहीं करते। तो जो हमारे पास इसीलिए जो कम्यूटेशन रिलेशन आता था ना पोजीशन और मोमेंटम का, वो आयोटा एच कट के इक्वल आ जाता था।
और आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे पोजीशन और मोमेंटम कम्यूट नहीं करते, तो मैट्रिसेस को यूज करने से हाइजेनबर्ग ने सक्सेसफुली क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट वो ले आया था। क्योंकि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो आपको याद है मोमेंटम और पोजीशन कम्यूट करते थे, आप पहले कोई सी भी चीज मेजर करें रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो मैट्रिक्स मैकेनिक्स में हर क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, या आप यूं समझ लें हर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होता था। एनर्जी के लिए आपके पास एनर्जी मैट्रिक्स होगा, पोजीशन के लिए पोजीशन मैट्रिक्स होगा, मोमेंटम के लिए मोमेंटम मैट्रिक्स, एंगुलर मोमेंटम के लिए एंगुलर मोमेंटम मैट्रिक्स, एंड सो ऑन। उसकी निस्बत अब हम वेव मैकेनिक्स पे आ जाते हैं। वेव मैकेनिक्स ये बाद में रिलेशन देखा गया था कि ये कंटिन्यूस बेसिस में आती है। तो ये जो हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू हमने लिखी थी, इसके दोनों साइड पे हमने स्केलर प्रोडक्ट आर के साथ ले ली। तो ये जो साई आर, आर की स्केलर प्रोडक्ट है कैट साइड स्टेट साई के साथ, इसको हम साई आर करके लिखते थे। और ये जो हैमिल्टोनियन था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जगह पे हम पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही असल में हमने चीज़ें स्टार्ट की थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस तरह के जो हमने सोल्यूशन किए थे इसको हम वेव मैकेनिक्स कहते हैं, जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया था। क्योंकि उसमें हमारे पास वेव फंक्शन आता था, और वो एक्चुअली हमने वहाँ से लिया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो सा वो वेव की तरह मूव करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो उसकी एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन लिए थे वो भी वेव्स की ही जनरलिटी से लिए थे, क्योंकि हमें पता है फोटो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका रिलेशन एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी माइनस के एक्स के इक्वल होता था, ओमेगा टी माइनस के एक्स की तरह का होता था। तो ये रिलेशन कहाँ से आया था? बोहर ने जम्पशन की थी कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो फिर डी ब्रॉगली रिलेशन जो कि लैम्डा और पी की प्रोडक्ट जो सी थी 2 पाई h कट के इक्वल होनी चाहिए, उसको यूज करते हुए ये रिजल्ट आया कि जो ये 2 पाई r जो कि वो सर्कल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, n टाइम्स n कोई इंटीजर नंबर था, जीरो नहीं हो सकता। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन का पाथ क्वांटाइज था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो उसका पाथ भी क्वांटाइज्ड है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव है वो क्वांटाइज्ड हो जाती है, और जो सोल्यूशन ऐसे सिस्टम के निकलते थे उसको हम वेव फंक्शन कहते होते थे। इन समरी जो हमारी मैट्रिक्स मैकेनिक्स की फॉर्मूलेशन है वो ज़्यादा जनरल है, और लेकिन उसकी जो है ना विजुअल इंटरप्रिटेशन या एटम के साथ जो उसका था विजुअल आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। और लेकिन जो था जैसे हाइड्रोजन एटम का केस था, उसके केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके सॉल्यूशन ढूंढना आसान था। क्यों, और साथ में श्रोडिंगर जो वेव मैकेनिक्स थी उसमें श्रोडिंगर ने पोटेंशियल को यूज करते हुए उसने कहा कि पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि मैं अपने सोल्यूशन किस तरह के हासिल करूंगा। और आपको याद है हमने पोटेंशियल चेंज किया था, तो हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के सोल्यूशन भी ले लिए थे, और फाइनाइट वेल के सोल्यूशन जो से थे वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जैसे ही होते थे, इनसाइड द वेल, आउटसाइड द वेल वो डिकेइंग होते थे। तो हमारी मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो सी है पावरफुल और प्रैक्टिकल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर या एंगुलर मोमेंटम का केसेस हैं। लेकिन वेव मैकेनिक्स जो कि श्रोडिंगर की क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लिए उसको यूज करते हुए हम अपने सिस्टम के फंक्शंस या सॉरी सिस्टम का जो पोटेंशियल होता है उसको यूज करते हुए हम इजीली जो है ना सिस्टम के सॉल्यूशंस, एनर्जी आइगन वैल्यूज और एनर्जी आइगन फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की समरी है।